हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीटी एग्जाम में आने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाए हैं जो सीधे हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले जरूर इस वीडियो को देख करके इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। इन प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे आपको। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, यानी प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी का मतलब क्या है। जो प्राथमिक चिकित्सा में एबीसीडी जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है। जैसे कहीं पे लिखा रहता है कि एबीसीडी, तो प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड में एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनोमिक हजार्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एर्गोनोमिक खतरा नहीं है। एर्गोनोमिक खतरा कौन सा नहीं है, तो इसमें से इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी भावनात्मक गड़बड़ी। इनमें से इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी भावनात्मक गड़बड़ी जो ऑप्शन सी में दिख रहा है यही हो जाएगा एर्गोनोमिक खतरा नहीं है, बाकी सब एर्गोनोमिक खतरा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम हजार्ड नॉइज पॉल्यूशन, यानी किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। जो हम लोग बातचीत करते हैं या किसी चीज का जो ध्वनि आता है वो कहता है कि एक उसकी एक लिमिट होती है ध्वनि की, उसको ग्रहण करने की कानों को। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो ध्वनि प्रदूषण होने लगता है, कर्कश लगने लगता है। तो जैसे दिया हुआ है कि 30 डेसिबल से ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर, 100 डेसिबल से ऊपर या 120 से ऊपर। तो जो 80 डेसिबल होता है यहाँ तक तो सहन कर सकते हैं, इससे जब ऊपर हो जाता है तो वो ध्वनि जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाती है, खतरनाक ध्वनि हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी भूकंप को जिससे नापा जाता है उसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि भूकंप को डैश डैश नामक उपकरण से मापा जाता है, यानी भूकंप को किस उपकरण से मापा जाता है। तो जो सिस्मोग्राफ होता है, जब भी भूकंप आता है तो उससे तीव्रता पता करते हैं कि कितने तीव्रता का भूकंप आया था। तो सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो भूकंप को मापता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रो, यानी सिर की सुरक्षा डैश डैश किसके माध्यम से की जाती है। कि किस माध्यम से सिर की सुरक्षा की जाती है। इसमें उपकरण दिए हुए हैं, इन उपकरणों में से बताना है कि सिर की सुरक्षा किससे की जाती है। तो सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है ओजोन लेयर इज मेड ऑफ, यानी ओजोन परत किससे बनी होती है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है। इसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3 ऑक्सीजन एटम, यानी 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के ओजोन बना होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दी रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी त्याग दी गई सामग्री जो हम लोग यूज करने के बाद त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, को नए उपयोगी उत्पादों में पुनः प्रसंस्करण करने को, पुनः प्रसंस्करण का मतलब होता है पुनर्चक्रण करने को कहा जाता है। यानी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें प्लास्टिक होती हैं या ऑयल वाली जो बोतलें होती हैं, हम क्या करते हैं जब घरों में खरीद हम लोग क्या करते हैं मार्केट से खरीद करके लाते हैं, घरों में यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसको हम फेंक देते हैं। अब उसके बाद से वो फेंकने के बाद क्या आप लोगों को मालूम है कि वो सड़ जाता है या कहाँ जाता है। उसको कबाड़ी लोग जो होते हैं या कबाड़ी को हम लोग खुद ही बेच देते हैं। तो कबाड़ी लोग करके बेचते हैं कहीं और, उसके बाद से उसका एक क्रिया होती है, उस क्रिया करने के लिए वो लोग बेचते हैं और मशीनों में वो क्रिया होने के बाद से फिर से वो नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें पहले जैसा कोल्ड ड्रिंक रखा जाता है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि जिन जिन बोतलों को हम यूज करके, जिन प्लास्टिक की बोतलों को हम यूज करके फेंक देते थे कबाड़ के लिए या कबाड़ को दे देते थे, वो फिर से नया प्रोडक्ट बन जाता है। उसी बोतल को फिर से नया प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वो क्रिया कौन सी होती है। तो ऐसी जो क्रिया होती है वो पदार्थ की रिसाइकलिंग क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ का पुनर्चक्रण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों का अध्ययन या जीवित वस्तुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पर्यावरण के संबंध में जीवित वस्तुओं का अध्ययन जो होता है वो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज, यानी अग्निशमन विधि में स्टारवेशन क्या होता है। तो स्टारवेशन जो होता है वो एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल यानी ईंधन का उन्मूलन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंदर, यानी कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भौतिक खतरे के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंपन और विकिरण यानी वाइब्रेशन और रेडिएशन फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन इज ए मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, यानी कौन सा एक मानव प्रेरित खतरा है।
तो जो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, ये मानव प्रेरित खतरा होता है, मैन इंड्यूस्ड हजार्ड होता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है, इसको जरूर क्लियर कर लीजिए आप लोग देख करके। कह रहा है दी 3R टू सेव इन्वायरमेंट आर, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए 3R। अब इस 3R को जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सीबीटी एग्जाम में हो सकता है इस तरह से लिख करके आए, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि 3R हैं इस तरह से, 1R हो गया, 2R हो गया और 3R हो गया। पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस, और दूसरे R का मतलब होता है रिसाइकिल, रिसाइकिल, और तीसरे आर का मतलब होता है रीयूज, रीयूज। तो इस तरह से तीनों आर मिल करके होते हैं 3R, यानी रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ये मिल करके 3R कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी इनमें से कौन गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका मात्रा बहुत सीमित हो और यानी भविष्य में खत्म होने का खतरा हो, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, कोल, ये सब आ जाएंगे। और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है उसका ऐसे ऊर्जा स्रोत को कहते हैं जिनकी असीमित भंडार हो, मतलब अरबों खरबों वर्षों तक चलने वाले हों, तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत वाला हो गया सूर्य से आने वाली रोशनी से जो एनर्जी मिलती है, जिसे ये जो सोलर हो गया, मीथेन हो गया, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे, नवीकरणीय। और जो कोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, जिनकी मात्रा सीमित है, वो नवीकरणीय नहीं, गैर नवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोल। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हिच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, यानी इनमें से कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है। कार्यस्थल पर कौन सी स्थिति इसमें से असुरक्षित है। तेलीय फर्श, बिल्कुल। अच्छा प्रकाश, नहीं। उचित औजार, नहीं। पर्याप्त वेंटिलेशन, तो ऊपर के ये जो बी सी डी हैं ये तो काम करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन जो तेली फर्श है यानी फर्श पे आयल गिरा हो तो असुरक्षित है, इसलिए क्योंकि वहां से पैर आप जाएंगे तो उस पर पैर रखेंगे तो फिसल करके गिरने का खतरा हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आयली फर्श जो है, तेलीय फर्श, यानी वो काम करने के लिए सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन इज द मेन ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो मुख्य जो ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ 3R। अभी 3R का हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसमें से पूछ रहा है जो 3R थे, यानी रिड्यूस थे, रिसाइकिल थे और रीयूज थे, ये तीन तो होते हैं 3R का मतलब, इसमें से कोई एक नहीं है जो दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसमें से रिड्यूस तो होता है, रिसाइकिल भी होता है, रीयूज भी होता है, जो रीजनरेट होता है यही नहीं 3R का पार्ट होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, यानी ILO का विस्तार क्या है। तो ILO का जो विस्तार होता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन लगभग आता है, जैसे एसएमएस हो गया, पिन हो गया, PDCA हो गया, RTI हो गया, MSME हो गया, और ऐसे कुछ क्वेश्चन एसएमएस हो गया, ASAP हो गया, इन सबों के क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप लोग जो फुल फॉर्म दिए रहते हैं, शॉर्ट नेम दिए रहते हैं, उनके फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे ये दिया हुआ है PDCA का मतलब क्या है, कह रहा है दी PDCA मीन, यानी PDCA का मतलब क्या है। तो PDCA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। P से प्लान होता है, D से डू होता है, C से चेक होता है और A से एक्ट होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डज सेरी, सेरी भी संक्षिप्त नाम है, स्टैंड फॉर। तो सेरी जो होता है, सेरी से आप क्या समझते हैं या सेरी का मतलब क्या होता है। तो सेरी का जो पूर्ण रूप होता है या सेरी से जो तात्पर्य होता है वो सॉर्टिंग आउट से होता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम यूज फॉर वर्ड वेस्ट। वेस्ट मतलब कचरा होता है, खराब पदार्थ होता है जिसको हम यूज नहीं करते हैं, यूज करने के बाद फेंक देते हैं फिर से। तो कह रहा है कि वेस्ट या कचरा शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो उसके लिए हम मूडा या MUDA जो ये दिख रहा है इसी का नाम देते हैं वेस्ट कचरा के लिए, वेस्ट या कचरा के लिए हम मूडा का नाम देते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉट दी सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। जब भी हम कोई चीजें काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट करते हैं तो ISO निर्धारित करता है। ISO का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मानक संगठन।
इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और उस प्रोडक्ट को एक सर्टिफाइड करके प्रमाण पत्र देता है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा आईएसओ नहीं जारी करता है, कौन सा आईएसओ प्रमाणित नहीं करता है। तो आईएसओ 9001, 9002 और 9003 ये तो प्रमाणित करता है, लेकिन 9010 जो होता है ये नहीं प्रमाणित है आईएसओ द्वारा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस इज, यानी क्यूएमएस का विस्तार या क्यूएमएस का पूर्ण रूप है, या क्यूएमएस से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्यूएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, यानी आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। तो आर्थिक विकास में जो उद्यमी की भूमिका होती है वो इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही वीडियो क्वेश्चनों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और अगर वो लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो उनको भी सब्सक्राइब कराइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे मुझे अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।